जय गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के बहुत ही रोचक, बहुत ही स्पिरिचुअली डीप और बड़ा ही अमेजिंग और एक ऐसा सीक्रेटिव एक सेशन है। चलिए सीक्रेट्स नहीं रखते हैं, इसको खोल ही देते हैं। बहुत ही अमेजिंग। आजकल ज्योतिष के बारे में हम तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे एक स्पिरिचुअल एंगल, एक अलग ही किस्म के एंगल और डायमेंशन से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो आज आप सबका स्वागत है साध्वी करिश्मा जी के इस चैनल पे। साध्वी करिश्मा हमारा यूट्यूब चैनल जो है, यहाँ पे रेगुलरली हमारे प्रोग्राम्स साध्वी जी के साथ आते रहते हैं। आप इन्हें निरंतर यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम सबका यहाँ पे जुड़ने का जो टॉपिक है वो ये है, अंत से अनंत की ओर जाने का मार्ग ज्योतिष। तो इस सब्जेक्ट को, इस बड़े ही अमेजिंग सब्जेक्ट को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बड़ा ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और बड़ा गहरे लेवल का है। तो आज मेरे साथ दो बहुत ही बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटीज मेरे साथ है। नमस्कार, वैसे मेरा नाम समीर है और मैं आपके तरह ही एक डिवोटी हूँ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। और मेरे साथ दो बड़े प्यारे हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर डिवोटीज मैं कहूँ गुरुदेव के, हमारे साथ प्रेजेंट है। डॉक्टर निश्चय नागोरी भैया, ये एम्स में डॉक्टर हैं। हमारे ज्योतिष डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी हैं। ये बेसिकली हमारी जो ज्योतिष वास्तु एकेडमी जो है ना, आर्ट ऑफ लिविंग की, वहां पे ये ज्योतिष के जो हमारे कोर्सेस हैं उसके टीचर हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये पूरी तरीके से हम निश्चय भैया के मुंह से उनके उनके थ्रू इस टॉपिक को हम सुनने की कोशिश करेंगे। और जो बेसिकली जो पूरा जो आज की जो यात्रा है हमारी इस सेशन की, वो निश्चय भैया हमें पूरी तरीके से इस पूरे टॉपिक, इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने में वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। आज वो नॉलेज हमें उनकी तरफ से मिलने वाला है। साध्वी जी हमारे साथ इस वक्त है, जुड़ी हुई है। तो साध्वी करिश्मा जी हमारी प्यारी साध्वी जी है, जो मतलब हम कौन नहीं जानते, हम सारे चैंटिंग्स हमने इनसे सीखे हुए हैं। बहुत सारी चैंटिंग प्रोग्राम्स वो आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाती हैं। खासकर अपनी सेवाएं अभी इस वक्त वो दे रही हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। दिल्ली जो टीओके था वहां थे, अभी नेपाल में अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान कर रही हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी सेवा के जो वो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है, हेड कर रही है। चैंटिंग्स के प्रोग्राम्स लेती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं और बड़े स्तर पे वो कोर्सेस लेती हैं। निश्चय भैया जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजर पार एक्सेलेंस तो है ही, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और हमारा सौभाग्य है कि आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े ही प्यारे डिवोटी हैं और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और इनका एक बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का एक पहलू है, वो ये है कि ये एम्स में डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है। साथ ही साथ साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कॉन्फ्रेंस के ऊपर काफी गहरी रुचि रखते हैं और काफी इनका डीप उसके ऊपर रिसर्च है। ज्योतिष के रिसर्च और साइंटिफिक एंगल को ये रिसर्च करते रहते हैं और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। तो आज इस टॉपिक को, अंत से अनंत की ओर जाने का जो मार्ग ज्योतिष है, ये शायद ही आपने कभी सोशल मीडिया पे कहीं और देखा होगा। आज पहली बार हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। मैं साध्वी जी से अनुरोध करूंगा कि साध्वी जी प्लीज आप सेशन को शुरुआत करें। निश्चय भैया से आप कुछ रोचक सवाल पूछे ताकि हम सेशन के अंदर डेप्थ में जा सके, समझ सके। ओवर टू यू साध्वी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। डॉक्टर निश्चय जी, आपका बहुत स्वागत है। और समीर के थ्रू दिस सेशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड बहुत ही अच्छा है कि ऐसा नॉलेज हमें मिलेगा, क्योंकि मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है ज्योतिष में। और ज्योतिष थोड़ा बहुत जानने के बाद मेरे कहते हैं ना, पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं लाइफ के प्रति। और एक समझ आई है थोड़ी ना अपनी चीजों को लेकर, लोगों को लेकर। तो मुझे लगता है ज्योतिष का ज्ञान तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत आवश्यक भी है। तो आप जैसे ये वो बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है अंत से अनंत की ओर जाने का मार्ग है ज्योतिष, उसमें आप कैसे हम इसको अंत से अनंत से जा सकते हैं ज्योतिष जानने के बाद, आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल। तो जैसा गुरुदेव कहते हैं, ज्योतिष शब्द का ही मतलब है कि ज्योति ज्योति को पहचाने और ज्योति ज्योति की सहायता करे उस परम ज्योति में मिलने के लिए।
बाकी सब चीजें तो एक्चुअली साइड में होती है कि ठीक है हम कुछ प्रिडिक्शंस देते हैं जिससे क्या है कि वो अपने लाइफ का प्लान जान सके, पर एक्चुअल उसका अगर पर्पस यही है कि एक ज्योति दूसरे ज्योति की सहायता करे उस परम ज्योति को पहचानने में, उससे मिलने के, तो सारा के सारा जो ज्योतिष का डिजाइन है जहाँ से आया है, वेदों के अंदर ऋषियों ने जिस तरीके से उसको पाया था वो इसी तरीके से पाया था। क्योंकि किसी भी काम को आप करने जाएंगे ना तो पांच चीजें बहुत जरूरी होती है। उनमें से पहली चीज है कि उसके बेसिक्स को जानना, और पांच नहीं सॉरी छह चीजें, इन्हीं छह चीजों को हम वेदांग कहते हैं, वेदों के छह अंग। तो जैसे पहले आप किसी चीज के बेसिक्स को पढ़ते हैं, जैसे बच्चा अगर लेटर सीखना शुरू करता है ABCD, इसको शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा के अंदर वो बहुत बेसिक चीजों को जानता है। उसके बाद में फिर उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखता है, इन सारी की सारी चीजों को मिलाने के बाद में एक वर्ड बनता है, इसका कोई मीनिंग है, तो निरुक्त कहते हैं। तो शिक्षा हो गया, फिर निरुक्त हो गया जिसके अंदर वर्ड बनना सीखता है, फिर सेंटेंस बनाना सीखता है। सेंटेंस के बाद में उसके रूल्स को सीखता है कि किस प्रकार से ये सेंटेंसेस को फ्रेम करने से एक भाषा की लय बनी रहे, इसको व्याकरण कहते हैं। उसके बाद में हम उसी के अंदर उस व्याकरण को अगर और समझ लीजिए कि और आगे जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हर शब्द का प्रयोग करने का एक समय होता है। एक हर सेंटेंस को कब बोलना है, कि गुड नाइट कब बोलना है, गुड मॉर्निंग कब बोलना है, ये सारे समय के नियम होते हैं। तो जब टाइमिंग की बात आती है ना, कब क्या करना है कब क्या बोलना है, इसको हम ज्योतिष कहते हैं। और उसके अलावा जो और भी उसके अंदर जो पार्ट होता है, जो जिसके अंदर उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको कल्प कहते हैं। तो इन छह चीजों पे जब हम मास्टरी करते हैं ना, तब जाकर के हम किसी भी ब्रांच में एक गहरा एक गहरी समझ पा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। जैसे अगर आप स्वेटर भी बना रहे हैं तो पहले आप नॉट्स बनाना सीखते हैं, फिर उन नॉट्स को बना बना के एक पैटर्न बनाना सीखते हैं। लेकिन उस पैटर्न को एक तरीके से बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि आड़ा टेढ़ा जहाँ पे जो समझ में आया लगा दिया, फिर स्वेटर बन नहीं सकता। उसके नियम को ही व्याकरण कहते हैं। उसके बाद में आप उस स्वेटर को कब बनाना है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर मार्च में बनाओगे तो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसकी साइज फिर सही बैठेगी नहीं। सितंबर में बनाओगे तब जाकर के वो स्वेटर पहनने लायक बनेगा सर्दियों के अंदर। तो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। या जैसे किसी ने म्यूजिक सीखा, म्यूजिक की सारी समझ ली, कैसे उसको गाना है, स्वर सीखे, राग लय सब कुछ सीखी, पर अब कब क्या गाना है उसका टाइमिंग नहीं पता है, तो फिर क्या होगा सोचिए। मान लीजिए कोई अगर सत्संग के अंदर हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं जिनको बहुत कुछ आता है और बहुत मधुर आवाज है, सब कुछ सीख कर के आए हैं, पर सत्संग में बैठते ही गाते हैं जय जय राधा रमन हरि बोल, स्टार्टिंग में ही गाते हैं। हम क्या कहेंगे यार इनको आगे से मत बोल। तो उसका एक समय होता है हर चीज को करने का। सही समय पे किया जाए तो एक गलत चीज भी ठीक हो जाती है, पर गलत समय पे की गई सही चीज भी गलत हो जाती है। इसलिए कब क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है, इस चीज का ज्ञान जो है वही ज्योतिष है। और यही वेदों का एक अंग भी है कि समय को पहचानो। इसी चीज को लेकर के इस ज्ञान को बनाया गया था कि यज्ञ कैसे करने हैं, या देवताओं से कनेक्शन कब पाया जाता है। क्योंकि सारी की सारी ऊर्जाएं होती है, हर बार आपके प्लेनेट की तरफ क्लोज नहीं होती है। ब्रह्मांड में ये ऊर्जाएं हर जगह अलग अलग रूप में संगठित होती है। तो इस समय कौन सी ऊर्जा हमारे सबसे नजदीक है, तब हम उसको उससे जुड़ने का जो कार्य है वो कर सकते हैं। उसी के मंत्र, उसी का यज्ञ, जो बेसिकली पूरा यजुर्वेद है उसी से ज्योतिष निकला है। और यजुर्वेद का कार्य जो है वही है कि जुड़ना, एक करना व्यक्ति को। तो उस एक करने के लिए राइट टाइम की जरूरत होती है, हर समय हर यज्ञ नहीं किया जा सकता है। उसी को देखने के लिए, पहचानने के लिए ज्योतिष का एक्सप्लोरेशन शुरू किया गया था। फिर उसको एक्सटेंड करते करते ये भी पता चला कि काल को जाना जा सकता है, और काल के बारे में काल को बताया भी जा सकता है कि कब क्या घटित हो सकता है। ये सारी के सारे आयाम बाद में आते गए, और उसका पर्पस यही था कि किस समय यज्ञ किया जाए, किस समय हम जुड़ सकते हैं हायर एनर्जी से, इस समय का ज्ञान हो हमें। उस तरीके से इसको बनाया गया था। तो इसीलिए अंत से अनंत की ओर जो यात्रा है, क्योंकि जीवन हर पल अंत की ओर जा रहा है,
पल पल, आप अभी इस क्षण में, ये क्षण कुछ 1 घंटे बाद नहीं रहने वाला है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये कितना 1 डेढ़ घंटे बाद ये खत्म होने वाला है। तो अंत तो हर समय चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अंत होने वाला है, हर क्षण में अंत चल रहा है। और इसी अंत के बीच में एक ऐसी चीज है जिसका अंत नहीं होता, जो अनंत है। पर उस तक पहुंचने के लिए आपको दिशा दिशा और देह, तीनों चीजों का सपोर्ट चाहिए। आपके अंदर अगर व्याधि हो, बहुत बीमारी हो, देह ठीक नहीं हो, तो भी नहीं पहुंच सकते। देवताओं की कृपा नहीं हो तो नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार से अगर दिशा गलत है, जिस दिशा में आपको रहना चाहिए वो आपके अनुकूल नहीं है, तब भी आप नहीं पहुंच सकते। या समय आपके अनुकूल नहीं है, अगर दशाएं आपको फेवर नहीं करती, तब भी हम नहीं पहुंच सकते। तो दशा दिशा देवता, तीनों का जो सामंजस्य है, जो कि हमें अनंत तक पहुंचा सकता है, इसी को ज्योतिष कहते हैं। तो अंत हर पल है, पर उसके बीच जो अनंत मौजूद है, उसको टैप करने के लिए हमें इन तीनों चीजों से जुड़ करके अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। दशा को ठीक करना पड़ता है, दिशा को ठीक करना पड़ता है, और देवताओं की कृपा पानी पड़ती है। ये तीनों चीजें जब हमारे लिए सही से अलाइंड होती है, तब फिर हम इस अंत के बीच अनंत को देख। तो यही वो तरीका है। तो जैसे हम क्रिएशन की बात करें कि सृष्टि और प्रकृति की शुरुआत कैसे हुई, तो ज्योतिष में ऐसे ही इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले कोई नहीं, सिर्फ ब्रह्म सत्ता थी। और ब्रह्म सत्ता जो है प्योर अपनी लाइट से मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रह्म ही थे और कुछ भी नहीं था। फिर ब्रह्म ने क्या किया, एक खेल खेला और अपने आप को अपनी ही शक्ति से ढक लिया। खुद से ही ढका, खुद को ढका, और अपने आप को ही ऐसे ढका कि अब दो बन गए, एक से अधिक हो गए, एको हम बहुत श्याम। इस संकल्प से जब उन्होंने खुद को ढका, तो क्या हुआ, अंधकार प्रकट हुआ। और वो प्रकाश जो है वो छुप गया। है वही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो छुप गया, अब दिख नहीं रहा। तो अंधकार जो प्रकट हुआ, उसके बाद में क्रिएशन होती गई। उसी अंधकार रूपी क्रिएशन जो है वो आगे बनती गई। तो इसी चीज को अगर हम समझें कि एक्चुअली ब्रह्म सत्ता जो है, जो हमेशा अपनी लाइट से दूसरों को लाइट देते हैं, वही सूर्य है, सूर्य देव की शक्ति, जो हमेशा विद्यमान है। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य को सब कुछ कहा जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही रुद्र हो, तुम सब कुछ हो। सो वो लाइट जो है, वो सूर्य शक्ति उसी को रिप्रेजेंट करती है, ब्रह्म की लाइट को, कि जो अपनी ऊर्जा से सबको ऊर्जा देता है, और वही ऊर्जा का स्रोत है। और उसने अपने आप को ही अंधकार से ढका। जिस चीज से अपने आप को ढका, उसी को हम राहु कहते हैं। तो राहु बेसिकली वही वेल है जिससे परमात्मा अपने आप को ढकते हैं। और अहंकार जो है, जो सातों लेयर्स में अहंकार जो तत्व है, वो राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसी से प्रकट होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो ढकने से प्रकाश छुपा तो अंधकार प्रकट हुआ। तो अंधकार मतलब अभाव प्रकट हुआ, कि इतनी बड़ी अपने सत्ता को भूल करके एक छोटी आइडेंटिफिकेशन दिखी कि मैं सब कुछ हूं से कुछ हूँ, ये जो है पता चला। तो इस आइडेंटिफिकेशन से एक दुख उत्पन्न हुआ, वो अच्छा नहीं लगा कि एक्चुअल में वो सत्य नहीं है। आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या जो भी, वो छोटा है आपसे। लेकिन वो जो आइडेंटिफिकेशन आपके अंदर प्रकट हुआ, उससे दुख ही होता है, उससे सुख नहीं मिलता। उसी को शनि कहते हैं। तो शनि बेसिकली अपनी छोटी आइडेंटिफिकेशन पाने से जो दुख उत्पन्न हुआ चेतना में, वो रिप्रेजेंट होता है। और वो शक्ति दोबारा से खींच के आपको अनंत की ओर ले जाना चाहती है। तो वो लाइट को ढूंढती है। शनि वो ऊर्जा है जो लाइट को ढूंढ रहा है इधर उधर। अंधकार अब आ गया तो लाइट ढूंढता है, पर अब उसको वो बड़ी लाइट नहीं दिखती है। तो वही बड़ी लाइट एक छोटी लाइट का रूप ले लेती है। बड़ी लाइट तो जैसे पूरा अनंत दिखा देती है, जैसे सूर्य आते हैं तो सारा के सारा अंधकार मिटा देते हैं। पर सूर्य के अभाव में हम एक टॉर्च से काम चलाते हैं, जब रात होती है उस टॉर्च से सब चीजें देखते हैं। उसकी क्या एक लिमिटेशन है, पर लाइट तो है वो। उसी को गुरु की शक्ति कहते हैं कि सूर्य नहीं दिख रहे, पर एक लाइट जो सूर्य का ही स्वरूप है, जो आपको रास्ता दिखा रही है, उसी अंधकार में लाइट दिखा रही है। तो शनि जब ढूंढने लगते हैं अनंत को, तब गुरु आकर के जो है वो प्रकाश डालते हैं, एक सीमा तक डालते हैं। लेकिन वो प्रकाश जब दिखता है तो उसकी तरफ भागने का मन करता है।
कि जहाँ दिख रहा है चलने का मन करता है, वो ड्राइव जिससे हम चलते हैं उसको मंगल कहते हैं। और जब हम चलते हैं, कुछ करते हैं, हमारे अंदर आनंद प्रकट होता है कुछ करने से। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, या कुछ करके आपको जो खुशी मिलती है, कुछ पा करके जो आपको खुशी मिलती है, एक लाइट जहां तक दिखती है कि यहाँ तक पहुंच जाऊं तो शायद कुछ मिलेगा, वो टेम्पररी डिसोल्यूशन होता है माइंड का, परमानेंट नहीं होता। लेकिन उसी डिसोल्यूशन को शुक्र कहते हैं। कुछ करके, कुछ पा करके, कुछ जो हमें टेम्पररीली एक अच्छा फीलिंग मिलता है, उसी को शुक्र की शक्ति कहते हैं। सो वो एक क्या होता है, एक लक्ष्य दिखता है, एक इच्छा प्रकट होती है, उस इच्छा की तरफ भागने का मन करता है, उसी को शुक्र की शक्ति और मंगल की शक्ति कहते हैं। ये सब आपस में सिंक है। तो जो सेल्फ का डोमेन है, जो एक्चुअली आत्म तत्व है, वो सूर्य की शक्ति है। अहंकार जो है इन्हीं सातों लेयर्स में वो राहु की शक्ति है। उसके बाद में चित्त के अंदर चार शक्तियां मौजूद होती है। इन चार में बेसिकली ये तीन है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तो मंगल जो है वो क्रिया शक्ति है, शुक्र इच्छा शक्ति है, और बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों ज्ञान शक्ति। तो शनि ज्ञान की तरफ बढ़ने की शक्ति है, ज्ञान की तरफ जिसकी प्यास है, जो एक्चुअली जाना चाहता है दोबारा से अनंत की तरफ, वो शक्ति तो शनि देव की है। पर उस बीच में उसको जो लाइट दिखाते हैं, वही ब्रह्म का स्वरूप, जो उसको एक सीमित लाइट दिखाते हैं, वही गुरु की शक्ति। तो गुरु वास्तव में ज्ञान है, उसकी तरफ जाने की जो पावर है, जो उसकी तरफ जाने का अट्रैक्शन है, वो शनि देव। और इसके बाद में बुद्धि का डोमेन आता है, जो हमें डे टू डे लाइफ में क्या अंदर रखना है, क्या नहीं रखना है, इसको डिनोट करते हैं, ये बुद्ध की शक्ति है। और जो पूरे संसार को परसीव करके हमें, हमारे तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये क्या दिख रहा है, उससे क्या मतलब है, ये सारा जो परसेप्शन है, जिस तरीके से हम परसीव कर रहे हैं, इसको मन कहते हैं, ये चंद्र से रिलेटेड है। तो सूर्य से लेके चंद्र तक ये जो पूरी क्रिएशन है, ये इसी प्रकार से हुई है कि जो हमारे 7 लेयर्स है, इन्हीं सातों लेयर्स के अंदर ये सारी की सारी 9 शक्तियां मौजूद है। राहु का डोमेन जो है वो अपने आप को ढकना है ब्रह्म को, यानी कि तिरोभाव प्रकट करना, छुपा लेना है। और केतु का डोमेन उल्टा होता है, इसी तिरोभाव से अनुग्रह करना, अपने आप को पुनः प्रकट करना। तो ये प्रकृति जो है, ये सभी जगह वे चैतन्य से बनी, उन सारी जगह जहां जहां चैतन्य है, ये 9 शक्तियां मौजूद है, जो अपना खेल खेलती रहती है। ये नारायण की 9 शक्तियां जो हर समय अपना खेल खेलती है, और कभी हमें दोबारा से अनंत की ओर लेके जाती है, और कभी अनंत से अंत की ओर लेके जाती है। ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। और इसीलिए ये सारी की सारी 9 शक्तियां, 9 ग्रह जो हैं, ये जुड़े हुए हैं हमारे ही अंदर। कहीं और बाहर तो है ही, पर बेसिकली हमारे अंदर। बाहर से तो हम बस उनको देख करके अनुमान लगाते हैं कि अंदर कैसा है। ज्यादातर हम अगर भीतर फोकस करें तो बाहर का ज्ञान मिलता है, ज्योतिष में उल्टा है, बाहर फोकस करके अंदर का ज्ञान मिलता है। दोनों ही चीजें पॉसिबल। तो इसीलिए अंत से अनंत की ओर जाने के लिए ज्योतिष का ज्ञान बहुत जरूरी This is such a beautiful जय perspective. गुरुदेव। आई मीन दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ये पूरा इंटरप्ले ऑफ एनर्जीज है। जैसे अभी इस वक्त निश्चय भैया ने बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बताई कि जो ये हम बहुत सारी चीजें जो हमें अफेक्ट कर रही है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। गलत टाइम पे गलत की हुई चीजें हमें गलत रिजल्ट दे सकती है, और सही टाइम पे सही अगर हम कोई चीज करते हैं तो वो इसका राइट रिजल्ट आता है। साध्वी जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका जो भी अभी इस वक्त निश्चय भैया ने जो चिंतन किया है, इसके ऊपर आपके थोड़ा कुछ एक आप कुछ लाइट डालें, कुछ आप बताएं कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। मैं यही सुन रही थी, बहुत सुंदर ये पर्सपेक्टिव है कि शनि और गुरु दोनों ही ज्ञान शक्ति है। और सच्ची में कहीं ना कहीं जो थोड़ा मेरा अनुभव रहा है, शनि वैराग्य की ओर ले जाता है, तो धीरे धीरे ज्ञान आता ही है ना। शनि डंडे मार के ज्ञान की ओर ले जाता है, गुरु प्यार से ले जाता है, बस केवल इतना ही फर्क है। है। इतना सुंदर पर्सपेक्टिव आपने दिया। देखिए, एक सूर्य को लेकर के, सूर्य
रोशनी है, पूरा अंधकार ही मिटाता है। और गुरु तो जो एक मतलब मैं एक साधक के नाते थोड़ा बात कर रही हूँ, हमारे सबके जीवन में ऐसा ही तो है। सूर्य को टैप इन ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन गुरु हमारे पास आ गए हैं, और वो एक टॉर्च की तरह ही हमें, एक गाइड की तरह ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये जानना है कि जैसे जो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोगों को ये ज्ञान, क्योंकि बहुत सारे लोग आध्यात्म की ओर नहीं जा सकते, या इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट हाउ कैन दे टैप इन, मतलब ये कैसे उनको समझ में आएगा? ये जो ज्ञान शक्ति है वो थोड़ा, यहाँ पे मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जैसे मैंने शेयर किया, थोड़ा मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आने लगा, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका ऐसा चल रहा है ना। तो हम उससे इफेक्ट होना बंद हो गए या फिर कम हो गए। एंड एट द सेम टाइम आप किसी को देखते हो, कोई अगर बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, वाक्पटु है, तो मतलब उसका मन के लिए अच्छा है भाई। तो हमें ये समझ में आ गया। तो यानी कि जो मेरे टैलेंट्स है, या जो मेरी इनकेपेबिलिटीज या कैपेबिलिटीज दोनों है, वो मेरी तो है ही नहीं। तो वो जो एक अभिमान है और जो एक जो परेशानी है, दोनों ही खत्म होती है। तो ये ज्ञान जो है ज्योतिष का, एक्सेप्टेंस और समझ, एक दायरा बहुत बढ़ाता है, जो मुझे समझ में आया। तो मैं, एक नॉर्मल व्यक्ति इसको कैसे टैप इन कर सकता है, एक जो कैसे उसको पा सकता है, बेसिक्स समझ के कैसे आप सजेस्ट करेंगे डॉक्टर निश्चय जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। जैसा आपने कहा कि गुरु और शनि दोनों ही ज्ञान शक्ति, दोनों अपने अपने प्रभाव से व्यक्ति को दोबारा से आनंद की ओर लेकर के जाते हैं। तो इस इन सारी शक्तियों को बैलेंस करने के लिए मैं दो चीजें बताऊंगा। एक मार्ग मैं उच्चतर साधकों के लिए दूंगा, या जो एक्चुअली साधना में बहुत गहरे हैं, जो सभी लोग स्वाध्याय बहुत करते हैं। एक उनके लिए, क्योंकि उनके लिए ज्ञान योग से बढ़कर श्रेष्ठतम उपाय और कोई नहीं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ग्रहों को बैलेंस करने के लिए हमें ज्यादातर ये यज्ञ कराना है, इस मंत्र का जाप करना है, या दान करना है। बाकी सब उपाय तो देखिए हैं ही, पर सारे उपाय जो है ना, उन सभी में श्रेष्ठतर वो होता है कि शक्ति को सीधा वही टारगेट किया जाए जैसे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। तो इस चीज को समझने के लिए हम ज्ञान योग जो है थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। उसके बाद में बताऊंगा कि जो लोग इतने एडवांस साधक नहीं है, जिनका स्वाध्याय अच्छा नहीं है, या जो अभी तक इस मार्ग पे आए भी नहीं है, जिन्हें जीवन के होश नहीं है अभी तक, उनके लिए क्या तरीका है, फिर उस पर बात करेंगे कि वो क्या कर सकते। तो पहले हम सबसे एडवांस साधक, जो हमारे सब स्वाध्याय बहुत करते हैं, उन सभी के लिए ज्ञान यज्ञ की ओर बात करते हैं। ज्ञान से बड़ा और कोई उपाय नहीं, कोई और शस्त्र नहीं, कोई और अस्त्र नहीं, जो सीधा ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सके। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको स्टेबिलिटी की जरूरत हो। जब तक आप स्टेबल नहीं है, ना आप आध्यात्मिक पथ पे उन्नति कर सकते हैं, ना मटेरियल लाइफ में उन्नति कर सकते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, फ्यूचर को लेके डरे हुए हैं, या कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि करूं या नहीं करूं, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत डीपली एनग्रेव्ड है, फ्यूचर के लेकर बहुत डर लगता है, सिक्योरिटी की चाह बहुत ज्यादा है कि कैसा कैसे करके फ्यूचर को सिक्योर करूं। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादातर 10-10 इंश्योरेंस खरीद के रखते हैं, इस चीज का भी उस चीज का भी। लाइफ की अनसर्टिनिटीज को वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये सबसे लोएस्ट स्टेज होती है किसी भी व्यक्ति की, चाहे एक एडवांस साधक ही क्यों ना, जब बट इनसिक्योर हो जाता है ना किसी भी चीज को लेकर, उसका पृथ्वी तत्व हिलने लगता है, तब वो कुछ भी नहीं कर सकता, गति पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो स्थिरता की कमी आती है जब शनि का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और मंगल इम्बैलेंस में रहता है, मूलाधार चक्र जब बिगड़ जाता है। उसी स्थिरता को दोबारा पाने के लिए हमें मंगल की शक्ति चाहिए, जो हमें इस अधम स्थिति से ऊपर उठा सके और स्थिर कर सके। और इसको पाने के लिए एक ही ज्ञान यज्ञ है, एक ही पॉइंट है जिसको आपको पकड़ के रखना चाहिए, वो है फ्यूचर को लेके होप और उम्मीद। एक्चुअली हमारा जो पहला नॉलेज पॉइंट है, जो हम कहते हैं कि सुख आएगा दुख आएगा, दोनों आते जाते रहेंगे, पर इन दोनों में हमें
होना नहीं है, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सबसे पहला नॉलेज पॉइंट मूलाधार चक्र के लिए, मंगल के लिए, कि ये ऑपोजिट्स तो जीवन का ही एक भाग है, उससे अलग नहीं है, पर उसमें अपने आप को स्थिर रखो। ठीक है, सिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज सब कुछ चलती रहती है, आपको बार बार फ्यूचर को लेके चिंतित होने की जरूरत नहीं है, समत्व में बने रहो। तो पहली शक्ति जिससे हमें अपने जीवन को ऊपर उठाना है वो है स्थिरत्व की शक्ति, वो मंगल से मिलती है। तब फिर हम कुछ काम कर सकते हैं, तब कार्यान्वित हो सकते हैं। डिप्रेशन में होते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है कि कोई कुछ नहीं है जीवन में, कोई उम्मीद नहीं है, कोई चीज वो नहीं कर सकते, उनकी उम्मीद टूट जाती है, तभी डिप्रेशन में जाते हैं। शनि का कार्य जो होता है, जब इम्बैलेंस में होते हैं तो वो यही करते हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाते हैं व्यक्ति को, लेके इसीलिए जाते हैं कि वो दोबारा गुरु के पास जाए और आध्यात्मिक पथ पर चले। पर जब नहीं जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको काउंटर करने के लिए मंगल की शक्ति चाहिए। मंगल के बिना शनि देव की शक्ति को बैलेंस नहीं किया जा सकता। तो या ये भी कह सकते हैं कि शनि देव जब बैलेंस में होते हैं तो मंगल भी बैलेंस में हो जाते हैं। तो मंगल को बैलेंस करने के लिए होप, उम्मीद को पकड़ के रखो, सब बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। विवेक की बहुत जरूरत है कि ये सब कुछ तो चलता रहता है, मुझे इसमें डूबना नहीं है, मुझे इसको पकड़ना नहीं है, सब अपने आप चेंज हो जाएगा। आप जितना टाइटली एक उम्मीद को, होप को पकड़ सकते हैं, वही चीज आपके अंदर मंगल को स्थिर करते हैं। पेशेंस जो है वो भी उम्मीद जब होती है तभी मिलता है, कि कुछ होने की उम्मीद है तभी हमारे अंदर वो पेशेंस होती है। उम्मीद खत्म हो जाती है तो पेशेंस भी खत्म हो जाती है। इसलिए होप को नहीं छोड़ना चाहिए कि हाँ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तब आपके अंदर मंगल की शक्ति अपने आप ही ठीक होने लगती है। अच्छा, फिर क्या होता है जब हमें उम्मीद भी होती है, जब स्थिरता आ जाती है, फिर हम क्या भटक जाते हैं इधर उधर पांच इंद्रियों के सुख के अंदर, हमेशा ऐसे। इसीलिए अष्टावक्र गीता में भी ये कहा है कि पहले क्षमा, पहले तो अपने आप को या दूसरों को माफ करो, जो एक्चुअली मंगल को ही बैलेंस करने की बात करते हैं, कि जो भी हो गया उसको छोड़ो, फिर आर्जव, अब सिंसियर हो जाओ। हम क्या करते हैं कि फिर जैसे ही स्थिर हुए फिर से दोबारा उन्हीं पैटर्न्स में उलझ जाते हैं, दोबारा से पांच इंद्रियों के सुखों के अंदर लीन हो जाते हैं। इसको यहीं पे तोड़ने की जरूरत है, यहीं पे वैराग्य चाहिए। तो पहले विवेक चाहिए इनसिक्योरिटीज और अनस्टेबिलिटी से ऊपर उठने के लिए, कि सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद को पकड़ने से मंगल चेंज होते हैं। और वैराग्य जो जब थोड़ा आ जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इन पांच इंद्रियों के सुख को मैं त्याग सकता हूँ, इससे ऊपर का जो सुख है मैं उसको पाना चाहता हूँ, तब जो है शुक्र हमारे अंदर बैलेंस होने लगता है। शुक्र जो है आपको पांच इंद्रियों के सुखों में भी लेकर के जाते हैं, और शुक्र ही आपको भीतर का सुख भी देते हैं। पर इसके लिए आपको ज्ञान जो है, वैराग्य को फॉलो करना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन पांचों इंद्रियों के सुख से मैं ऊपर हूँ, उसके ऊपर का सुख मुझे पाना है। तब धीरे धीरे शुक्र बैलेंस होने लगते हैं, और तब आप एक अलग ही गति की तरफ चलते हो। फिर आपको क्या अटकाता है उसके बाद में? पैसा, पदवी, मान, ये तीन चीजें अटकाती है। या तो किसी का वित्तेषणा अटकाती है, या फिर आपको लोकेशना अटकाती है, ठीक है, या फिर पुत्रेशना अटकाती है। तो ये सारी ऐषणाएं जो है ये मणिपुर चक्र में दबी हुई होती है। इसीलिए जैसे हम किसी और के पास ज्यादा पैसा देखते हैं जो हमारे ही स्तर का, और आगे बढ़ गया तो जलन होती है, से अपने आप ही नेचुरली एक जलन होती है। या फिर हमें जैसे किसी के पास ज्यादा मान सम्मान देखते हैं, किसी की तारीफ देखते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा जलन होने लगती है। या फिर हमें वही चीज पाने की इच्छा उठने लगती है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। ये सूर्य की शक्ति इम्बैलेंस होने के साइन है, कि जब ये ऐषणाएं हमें पकड़ती है, उसके बाद इन ऐषणाओं से ऊपर उठने के लिए एक ही तरीका है, एक ही ज्ञान है, जिसको साधा जाए तो वो उससे ऊपर उठ सकते हैं। और सूर्य की शक्ति बैलेंस होती है कि मैं इन सब से ऊपर हूँ। पैसा, पदवी, मान जो है, इन तीनों चीजों से मैं ऊपर हूँ। हम क्या, सूर्य देखिए वापस से वो अनंत की शक्ति है, उसको अपने असीम चीज, अपने असीमता को पाना है। अब सूर्य वही चीज पाना चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज को पैसा, पदवी, मान, इन तीन चीजों में नाप रहे हैं, कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं असीम हो जाऊंगा, ज्यादा मान मिलेगा तो असीमता को अनुभव करूंगा, ज्यादा मुझे जो पदवी बड़ी मिलेगी तो मैं असीमता को अनुभव करूंगा।
लेकिन पहले ही समझ जाए कि इन तीनों चीजों से मुझे वो नहीं मिलने वाला जो मुझे चाहिए, और मैं वास्तव में इन तीनों चीजों से ऊपर ही हूँ। भले ये मेरे पास हो या नहीं हो, लेकिन मैं इससे ऊपर हूँ। अच्छा, और सामने वाले को भी ऊपर मानना चाहिए। वरना क्या होगा, आप अपने आप को मान लोगे पर सामने वाले को अगर नहीं मानोगे कि वो भी उससे ऊपर है, तो आप उन्हीं तीन चीजों में अटके रहोगे कि इसकी वजह से है। ज्ञान यही है कि आपके कारण जो पैसा, पदवी, मान या जो भी चीजें आपके पास में, उनमें उनका महत्व बढ़ जाना। जब किसी चीज से आपका महत्व बढ़ता है, वो अज्ञान है। यही गुरुदेव नारद भक्ति सूत्र के अंदर कहते हैं। सूर्य की शक्ति वही है कि आपकी वजह से जो चीजें आपके पास है उसका महत्व बढ़ता है। ऐसे चप्पल जो गांधी जी की है, वो म्यूजियम में रखी है, क्यों? वो गांधी जी की चप्पल है। तो वो गांधी, अब चप्पल में कुछ भी नहीं है, पर उसको गांधी जी ने पहना था, इसलिए उस चप्पल का महत्व है। ठीक है, तो आपकी चीजों में आपके द्वारा जब महत्व ऐड होता है, इसी को हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञान के अंदर है। तो ये तब होने लगता है जब हम अपनी वैल्यू खुद करने लगते हैं कि पैसा, पदवी, मान, इन तीनों चीजों से मैं ऊपर हूँ। हर व्यक्ति ऊपर है, ऐसा कोई नहीं है जो इन तीनों चीजों से नापा जा सकता है। तब सूर्य की शक्ति बैलेंस होती है। अच्छा, फिर इसके ऊपर मोह बंधन अटकते हैं। तीन चीजों से तो ऊपर उठ के, पर उत्तरेषणा जो मोह बंधन है, ये सबसे ज्यादा कठिन होता है इससे दूर उतरना। क्योंकि हम हमारे कंफर्ट्स को, हमारे जो रिलेशंस है, उनसे जोड़ देते हैं कि ये लोग मेरे आसपास रहे तो मैं कंफर्टेबल हूँ। ये लोग अगर मेरे से जुड़े हुए हैं, ये फ्रेंड मुझसे जुड़ा है, लाइफ पार्टनर जुड़ा है, या बेटे बेटा या बेटी मुझसे जुड़ी हुई है, तो फिर मैं कंफर्टेबल हूँ। अपने कंफर्ट को हम दूसरों से जोड़ देते हैं, इस वजह से चंद्र इम्बैलेंस में है। और चंद्र इसीलिए बार बार इमोशंस हमारे जब हर्ट होते हैं ना, तो चंद्र जैसे अगर गलत जगह पर हो तो इमोशंस बार बार हर्ट होते हैं, या टेंडेंसी होती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने हर जगह अपने कंफर्ट को दूसरों से जोड़ रखा है। और जैसे ही उस बिहेवियर में चेंज आता है, उसके बर्ताव में बदलाव होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसी चेंज को। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले दूसरों से जो हमने कंफर्ट को जोड़ रखा है उसको हटाना, के उससे मेरे को जो कंफर्ट है ना, वो मेरी वजह से ही है। मैं खुद अपने कंफर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ना पड़ता है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैं अपने मन के लिए खुद जिम्मेदारी ले। मेरी खुशियां मेरे हाथ। ठीक है, किसी और पर मेरी खुशी आश्रित नहीं है। जब तक हम दूसरों पे अपनी खुशियों को आश्रित करते रहेंगे कि वो होगा तो सुख है, वो व्यक्ति के होने से सुख है, उस चीज के होने से सुख है, तो फिर चंद्र हमेशा इम्बैलेंस में रहेंगे। और अनाज चक्र पे ही चंद्र की ऊर्जा होती है और शनि की ऊर्जा भी होती है। ये दोनों की ऊर्जाएं एक साथ अनाज चक्र में होती है। तो मन जो है वो भी अनाज चक्र में बेसिकली होते हैं, जो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं खुश रहूंगा। और शनि फिर, क्योंकि उनको तो ज्ञान की तरफ जाना है कि ये सब छोटी चीजें हैं, असली सुख पीछे है, तो वहां तक ले जाने के लिए फिर वो इन सब चीजों से मन को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो वो छीन लेते हैं फिर। जैसे गाड़ी में अगर बहुत सुख है तो फिर वो गाड़ी छीन लेंगे, किसी तरीके से चोरी हो जाएगी। अगर व्यक्ति में बहुत ज्यादा सुख लगता है तो व्यक्ति को छीन लेंगे। वो उनका फिर यही तरीका होता है। जब वो पहले एक मौका तो देते हैं मन को कि सीधे सीधे चले जाओ, फिर नहीं जाता है तो फिर वो छीनने लग जाते हैं हर चीज। अगर बहुत ज्यादा किसी के, या मतलब कोई अपनी लाइफ में चीजों को गुमा देता है, गुम कर देता है जो उसको पसंद है, या उसे सब अलग हो जाते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सैटर्न की एनर्जी ज्यादा एक्टिव है। ज्यादातर ऐसा शनि दशा में ही होता है। ये सबसे अच्छा समय होता है मोह को खुद से ही तोड़ने का। मतलब बस यही ध्यान रखना है कि मेरी खुशियों के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरा कोई भी नहीं है। इसको प्रैक्टिस करने से चंद्र बैलेंस में। और मैं दूसरों के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ, मुझे किसी और से अपने लिए कुछ नहीं कराना है। जिनके चंद्र अच्छे होते हैं ना, वो दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे माँ बेटे के लिए अवेलेबल रहती है, चाहे कुछ भी हो गया मेरे को उसके लिए करना है। और बेटे का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, पर मदर के अंदर उसका जो कनेक्शन है, भाव टूटता नहीं है उसके बिहेवियर या उसके अ, हर एक्टिविटी से। जैसे कभी बेटे ने या बेटी ने कुछ बोल भी दिया, तो मदर ऐसा नहीं कहती कि आज से कभी मेरे से बात मत करना, या कभी ऐसा नहीं करते कि निकल जाओ मेरी लाइफ से, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। इसी को चंद्र की शक्ति कहते हैं कि
दूसरे का व्यवहार, दूसरे कि किसी भी चीज में जो बदलाव हो रहा है वो आपका इफेक्ट नहीं कर रहा, आपका जो उससे जुड़ाव है वो जो भी आपको करना है आप उससे विमुख नहीं होते। तो चंद्र शक्ति जब तक बैलेंस नहीं होती आप सेवा नहीं कर सकते अच्छे से। चंद्र ही कंपैशन लेके आते हैं और सेवा करने के लिए आपको मजबूती देते हैं, या यूं कहें कि जो सेवा करते रहते हैं उनका चंद्र अपने आप ही मजबूत होने लगता है। थोड़ा सा शुरुआत में होता है, इमोशनली भी हर्ट होते हैं, पर वो हर्ट होते 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 एकदम से चंद्र फिर बैलेंस हो जाते हैं। तो चंद्र को बैलेंस करने का यही तरीका है, दूसरों से अपनी खुशियों को वापस लो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। फिर उसके बाद जब हम उसी चक्र में शनि देव की ऊर्जा को देखते हैं, तो शनि देव एक्चुअली कर्म शक्ति और फोकस करने की शक्ति, लाइफ में कहाँ आपका फोकस है वो एक्चुअली डिनोट करता है, या कितना अच्छा आपका फोकस है वो शनि देव की शक्ति से आपकी लाइफ में पता चलता है। अगर आप बहुत अच्छे से अपने कर्म पे फोकस करते हो तो आप उसमें निपुण हो जाते हो, इसीलिए शनि देव सिद्धि दाता होते हैं, सिद्धियां देते हैं। अगर आप कर्म पे पूरी तरह 100% फोकस करते हो तो शनि देव की शक्ति बैलेंस हो जाती है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसको माइंडफुली करो, उसको माइंडफुली करो, कोई भी चीज से भटको मत इधर उधर। भटकने से शनि देव फिर नाराज होते हैं और फिर वापस से आपको ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग चीजें जो जो चीजें आपको भटका रही है उससे आपको अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज्यादा कुछ चीज खाने में इंटरेस्ट है, मीठा खाने में इंटरेस्ट है, अब क्या होगा कि शनिदेव ये चाहेंगे कि ये मत खाओ, इससे तुम्हारे अंदर दोष उत्पन्न होंगे और तुम बीमार पड़ोगे। तो शुरुआत में वो खाता रहेगा, फिर उनको छुड़वाना है तो डायबिटीज करवा देंगे उसको ठीक है कि अब नहीं खा सकते, फिर वो बंद करवा देते हैं। तो यही उनका तरीका होता है कि आप जब बहुत ज्यादा अपने फोकस से हट के किसी चीज को ओवर करने लगते हो तो उनको फिर अपनी तरीके से उसको खींचना पड़ता है। कोई बहुत ज्यादा नमकीन खा रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी क्रिएट कर देते हैं, फिर कि चलो अब बीपी इतना बड़ा है कि अब तुमको नमक छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर नहीं छोड़ते, वो परमानेंटली छुड़वा देते। तो यही उनका तरीका होता है। इसलिए अब मैं अपनी खुशियों के लिए जब हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना छोड़ देते हैं, चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना छोड़ देते हैं, वैसे ही शनिदेव भी बैलेंस होने लग जाते हैं, फिर एक फोकस रह के जो काम हमें करना है उसको 100% करते हैं। तो शनिदेव की ऊर्जा अपने आप बैलेंस है। उसका फल भले आपको डिलेड मिले, लेट मिले, लेकिन आपको कर्म पे फोकस नहीं हटाना चाहिए। इस फोकस से शनिदेव को आप बैलेंस कर सकते। फिर उसके ऊपर बुध की ऊर्जा जो है वो विशुद्धि चक्र में होती है, और इसको पाने का, इसको बैलेंस करने का एक ही ज्ञान है, मौन की साधना। जितना कम हो सके बोलो और जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। और दूसरी चीज, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो लेकिन वो जो प्रिय हो। असत्य अप्रिय दोनों ही चीजें नहीं बोलनी चाहिए। इससे पहले वाक शुद्धि आती है और फिर वाक सिद्धि आती है। फिर जो सच और प्रिय बोलता है उसकी बातें सच भी होने लगती है, बाद में उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और बुद्ध की शक्ति का सबसे उच्चतम स्वरूप ही वाक सिद्धि होता है। फिर वो जो बोलते हैं वो होने लगता है। और उसको पाने के लिए यही चीज एक ही सूत्र में दिया है, सच बोलो, प्रिय सच बोलो। और दूसरी चीज, जितना हो सके कम बोलो, मौन जो है उसकी साधना करो, अपने आप की बुद्ध जो है बैलेंस होने लगती है। और जब ये सारे के सारी चीजें बैलेंस होती है तो अपने आप ही एक साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है। आज्ञा चक्र के अंदर वही गुरु की शक्ति, बृहस्पति की शक्ति। बृहस्पति को बैलेंस करने के लिए सूर्य और चंद्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने सूर्य के लिए देखा अपने आप को परे मानना, और चंद्र के लिए देखा अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को देना, कि मैं अपने इमोशंस के लिए कोई दूसरा नहीं, मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे जो है अपने आप पे फोकस करना चाहिए। इन दो चीजों से अपने आप ही आपके अंदर साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है, और गुरु की ऊर्जा जो है अपने आप ही आपको सही ज्ञान, सही रास्ता अपने आप दिखाने लगता है। तो इन सारी बातों का अगर कोई साधक ध्यान रखे, अगर इन शॉर्ट बात करूं तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहले स्टेबिलिटी उससे आती है। दूसरा, वैराग्य का पालन करना चाहिए। पांच इंद्रियों के सुख को थोड़ा त्याग करके इच्छाओं के सुख से थोड़ा सा परे होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे शुक्र बैलेंस होने लगते हैं। अपने आप को परे मानना, पैसा पदवी मान
इन तीनों चीजों से कि मैं इससे काफी बड़ा हूँ, मुझे इनसे वो फील नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। और सामने वाले के साथ भी ऐसे ही, जिसके पास में ये है वो भी इससे बड़ा है, ठीक है, वो गलती से इन छोटी चीजों में अटक गया है। उसके बाद अपने हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, ये नहीं कि इस व्यक्ति की वजह से मैं खुश रहूंगा, इसकी वजह से मैं खुश रहूंगा। मैं खुश हूँ और अपनी वजह से ही खुश हूँ। और फोकस नहीं खोना लाइफ में, 100% फोकस जो है वो कर्म पे सही जगह पे लगा के रखना, यही शनिदेव की शक्ति। अगर आपने गलत जगह फोकस लगाया तो शनिदेव आपको सही जगह लाने की कोशिश करेंगे, और सही जगह फोकस है तो वो आपके लिए बाकी सब चीजें खुद ही बैलेंस कर देंगे। और उसके अलावा मौन रखना, सच और प्रिय ही बोलना, यही बुद्ध को बैलेंस करते हैं। और फिर अपने आप ही आपके भीतर जो साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है, उससे बृहस्पति खुद ब खुद बैलेंस हो जाए। अगर इस साधना को किसी ने रेगुलर किया है तो लगभग उसके सारे ग्रह अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और देखें ना, एक्चुअली पूरा के पूरा मैं आपसे हैप्पीनेस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारी की सारी बातें कहीं और अलग नहीं है एक्चुअली, है तो ये सब पॉइंट्स हैप्पीनेस प्रोग्राम के पॉइंट्स है। सो अगर इन्हीं सब चीजों को जो हमने वहीं से सीखा है ना, उसको हम लाइफ में उतारे तो वहीं से ये सारे ग्रह बैलेंस होंगे, वहीं से ये सारी शक्तियां बैलेंस होगी। लौट के वहीं पर ही जो है सुई घूमती है जहां से हमने शुरुआत की। और उसके बाद फिर ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए कोई इतने एडवांस साधक नहीं है, या जो अभी इतना स्वाध्याय नहीं कर सकते, या जिनको अभी इतनी समझ नहीं है, उनके लिए फिर मैं एक ही चीज कहूंगा, षडाक्षरी मंत्र का उनको रोज जाप करना चाहिए। क्योंकि सभी चीजें 5 तत्वों से जुड़ी है, अपने पांचों तत्वों को अगर बैलेंस करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जो सबसे पहला पृथ्वी तत्व है, उसको बैलेंस करने के लिए बीज होता है नम। उसके बाद में जल को बैलेंस करने के लिए होता है मम। अग्नि के लिए शम, वायु के लिए वम, और आकाश के लिए यंग। ये 5 बीज होते हैं। इन पांचों बीजों से ये एक एक तत्व बैलेंस होते हैं। पर अगर आप इनको एक साथ जोड़ दोगे ना, नम मम शम वम और यम, तो बनेगा नमः शिवाय। और इसीलिए ओम नमः शिवाय जो षडाक्षरी मंत्र है, इसके नित्य जाप से रेगुलरली ये पांचों तत्व आपके बैलेंस होते जाएंगे। जो बातें हमने अभी बोली अपने आप जीवन में उतरती जाएगी। जो लोग अभी इस साधना को नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे अच्छा है कि अ, एक माला तो एटलीस्ट रोज करें। बाकी जितना ज्यादा वो करते हैं उतना ही ज्यादा बैलेंस होता है। अगर करियर में उन्नति चाहिए तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही करण भाव से जुड़ा होता है काल के, और वही करियर में सिद्धि देते हैं। तो इसके अंदर न को लंबा खींचा जा सकता है, नमः शिवाय। इससे क्या होता है कि आपका करियर ठीक हो सकता है बिल्कुल, या जो भी पृथ्वी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है आपके अंदर, वो सब ठीक हो सकती है। म जो है वो रिलेशनशिप्स के लिए बहुत जरूरी होता है, वाटर एलिमेंट से जुड़ा है। तो म अक्षर को लंबा खींचने से आपके अंदर वाटर एलिमेंट बैलेंस में आने लगता है। नमः शिवाय। तो इस तरीके से वो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम को दूर कर सकते। श जो अक्षर है, ये अग्नि तत्व से जुड़े, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए शम बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो शी अक्षर है, इसको लंबा खींचने से अपने आप अग्नि बैलेंस में आती है। नमः शिवाय। तो आपकी हेल्थ ठीक होने लगी, क्योंकि अग्नि बिगड़ने से ही सारे दोष जो है वहीं से शुरुआत होती है उनकी। आयुर्वेद यही तो कहता है कि पेट से सारे रोगों की शुरुआत है। पहले अग्नि खराब होगी, वहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अग्नि को बैलेंस करने से आप अपनी हेल्थ को बैलेंस कर सकते हो, प्रिवेंशन पे जा सकते हो। फिर वह अक्षर आपके मन को और परसेप्शन को ठीक करता है। सब कुछ ठीक है पर आपको ठीक फील नहीं होता, उसका कारण है कि आपके अंदर वायु का दोष है, वायु इम्बैलेंस में है। तो उसके लिए वह अक्षर को लंबा खींचना होता है, नमः शिवाय। इस तरीके से आपके अंदर वायु तत्व अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जो भी ग्रह वायु को डिनोट करते हैं, शनि और राहु, दोनों के दोनों बैलेंस हो जाते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने जो सामवेदिक ओम नमः शिवाय गाया है, जो ज्यादातर वो कहते हैं कि करना चाहिए, ओ
नाम शिवाय। अब देख ली, इसमें म और व अक्षर दोनों लंबे हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं। तो यही चीज है, जिनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है उनके लिए यह अक्षर और वह अक्षर को जो स्ट्रेच करना है वो अच्छा रहता है। तो ये अगर आप करते हैं तो अपने आप ही आपके सारी चीजें बैलेंस में आने लग जाएगी। जो जो भी चीजें अभी हमने बात करी वो खुद ब खुद आने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो लोग नहीं है इतने समझ नहीं रखते हैं स्वाध्याय की, वो भी जो है इस मार्ग पे उन्नति कर सकते हैं या इन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते अच्छा ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव। मैं जैसे आपने ओम नमः शिवाय को खींचने का बताया तो मुझे याद आया गुरुदेव ने तो सारे ही बैलेंस कर दिए हैं वो लंबे ओम नमः शिवाय में, हैं। है ना। और जब आप बात कर रहे थे तो जो शनि का पर्सपेक्टिव था, शनि और चंद्र कितना सुंदर है कि जैसे ही मुंह में पड़ोगे शनि उसको खींच लेगा और शनि वैराग्य की ओर ले जाएगा। वो बहुत सुंदर लगा। सारे चक्रों से जोड़ के आपने जो ग्रहों का दिया, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर पर्सपेक्टिव है। इसमें जो एक मार्स और शनि का जो आपने बताया, अ, जमीन तुमको भी कुछ हो तो पूछना। तो उसमें मुझे थोड़ा सा पूछना है, जो आपका मूलाधार है उसमें शनि और मंगल की बात हुई। तो शनि अगर ज्यादा, अगर आप खुश नहीं है या जो भी है, क्रिया शक्ति वहां आप देंगे तो शनि वो डिप्रेशन या मेलनकली इसको बोलते हैं, उससे आप निकल सकते हैं। हम्म, तो एक चीज और आती है, शनि तो क्या करता है, शनि इज अ स्लो मूविंग ग्रह बिल्कुल। और मार्स बड़ा तेजी है। तो हम्म, कहते हैं शनि और मंगल दोनों जब साथ में होते हैं तो बड़ा द्वंद होता है। हम्म, वो उस पे कुछ थोड़ा सा दृष्टि डालें क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है। और बिल्कुल। अभी अभी वो शनि और मंगल की युति भी हो गई है, शुरू की हम्म, होने वाली है। अभी चल हो रही गई है। है ना शुरू, हो गई। चल रही हम्म, है। तो आप इसमें थोड़ा सा डालें क्योंकि मेरे को ये बहुत आया है सुनने में शनि और मंगल का। बिल्कुल। शनि जो है, अगर हम देखें तो हमने उसको सबसे डीपेस्ट लेवल पे यही जाना कि वो शक्ति है जो फोकस्ड है अनंत की तरफ। क्योंकि अनंत से दूर होने का दुख जो है वही शनि देव की शक्ति है। जो भक्ति कारक भी इसीलिए उनको हम कहते हैं, वो कैसे भी करके वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज है। दूसरा, हाँ, वो मंद भी उनको कहते हैं कि सबसे स्लो चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे एक समझ लीजिए एक दुखी व्यक्ति कैसे चलेगा ढूंढते हुए कि मुझे वो चाहिए, वो ऐसे भागेगा नहीं। दुख में व्यक्ति भागता नहीं है, वो थम जाता है या बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो वो ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली वो सूर्य से सबसे दूर है और वो सूर्य को ही ढूंढ रहे हैं चारों तरफ घूम के कि कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो यही वो शनिदेव की शक्ति है जो उसको ढूंढती है। अब मंगल जो है, अब ये शनिदेव को अगर हम 9 ग्रहों में कहें तो वो सेवक भी हैं सभी ग्रहों की। वो सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि वो सब अपना अपना काम, जो उनको रिसोर्सेज चाहिए, जैसे उनको काम करना है वो ठीक से कर सके। तो मंगल देव का सारा काम जो है वो शनिदेव करते हैं। और इसीलिए मूलाधार चक्र पे ईड़ा और पिंगला नाड़ी के अंदर जो है वो शनिदेव की ऊर्जा होती है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड। मध्य नाड़ी के अंदर जो है वहां पे मंगल देव की ऊर्जा होती है। तो अगर मंगल जो है राइट या लेफ्ट साइड मूलाधार आपका शिफ्ट होता है तब इम्बैलेंस में कहे जाते हैं। अगर राइट शिफ्ट हो गए तो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा, समझ लीजिए कि एक्टिविटी उनमें बढ़ जाती है। मंगल जब उच्च चुके होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, तब ऐसा होता है कि वो बीच में रहते हैं। पर अगर एग्जॉल्टेड नहीं है तो वो इधर लाइट में लेफ्ट में थोड़ा मूलाधार शिफ्ट होता है ऐसे लोगों का। तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, थम ही नहीं पाते हैं, या फिर इतने ज्यादा अंदर घुस जाते हैं, थमे हुए रहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इन दोनों के बीच में वो एक्टिविटी है जहाँ पे सब चीजें ठीक रहती है। तो शनिदेव जब, या तो समझ लीजिए कि पूरी तरह शनिदेव इनएक्टिव हो जाते हैं तो क्या होता है कि ओवर एक्टिव हो जाता है आदमी के, नहीं मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे अभी ये करना है, वो करना है। वो है ना, इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो समझ लो कि रुक नहीं सकता, रेस्ट भी नहीं कर सकता, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है ऐसे लोग। ठीक है, और शनिदेव अगर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाए
तो फिर क्या होगा कि उसका कुछ करने का मन नहीं करेगा, सब पॉइंटलेस है, क्या करूंगा करके, लाइफ में कुछ नहीं रखा है। शिकायत जितनी भी चीजों से उठती है ना, वो यही है। क्योंकि शिकायत क्यों उठती है? क्योंकि आपको एक्चुअली वो पॉइंटलेसनेस महसूस होती है कि कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली ये सब प्रपंच है, वो चीजें समझ में आने लगती है। अब इनके बीच में एक स्थिति ऐसी है जहाँ लाइफ को लेके उम्मीद भी रहती है, और उसके अंदर है ना, हम ओवर एक्टिव भी नहीं होते हैं, बस एक बैलेंस वे में अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी करते हैं। शनि देव की बिना मंगल देव अकेले जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, वो भी आपको सामने नहीं देंगे, वो उल्टा और खराब स्टेट है। और शनि देव ओवर एक्टिव हो गए तो मंगल की ऊर्जा को बिल्कुल डाउन कर देते। आग और हवा जैसा रिलेशन है, शनिदेव वायु है और मंगल अग्नि है। हवा अगर ज्यादा हो तो अग्नि को बुझा देती है, और कम हो तो अग्नि प्रचंड हो जाती है। अभी बीच की स्थिति है जहाँ पे समझ लीजिए बैलेंस में अगर वायु होती है, इसीलिए वायु दोष जो होता है ना, वो हमेशा मंगल को इम्बैलेंस में लेकर के, मूलाधार चक्र को एक बैलेंस करता है। तो शनि और मंगल की युति में सबसे पहली चीज ये होती है कि दोनों में कितने डिग्रीज का अंतर है, और दोनों के अंदर जो है उनका खुद का एनवायरनमेंट कैसे है। जैसे अभी मंगल शनि के ही एनवायरनमेंट में, तभी क्या होगा कि मंगल की एक्टिविटी, अगर मंगल लो डिग्री में होंगे किसी के चार्ट में तो वो लो होगी, और शनि देव अगर हाई डिग्री में है तो शनि देव की एक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसे लोगों के अंदर चांसेस ही रहते हैं कि इनकी ऊर्जा कम होगी, काम करने का इनिशिएशन कम लेंगे, थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकते। अब इसका उल्टा हो, शनिदेव लो डिग्री में हो और मंगल देव बहुत हाई डिग्री में हो, तो फिर वो उल्टा हो जाता है कि ऐसे लोग बिल्कुल रेस्ट नहीं कर सकते, थमते ही नहीं है और करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो डिग्रीज का डिफरेंस है उसकी वजह से आता है। जैसे पहले मंगल देव जब एंटर किए थे उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो लो डिग्री में थे। अब जैसे जैसे मंगल देव की डिग्री बढ़ रही है, आप देखिए डिस्टरबेंस भी बढ़ते जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे अटैक्स हो रहे हैं इधर उधर, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है। जो भी चीजें अभी हमने बाहर एनवायरनमेंट में अभी देखी है हाल ही में, मैंने इसी चीज को लेकर के जनवरी 28 को भी प्रिडिक्ट किया था कि अ, ये सब चीजें घटने वाली है इस दौरान, 4 फरवरी से लेकर के जून तक। जब तक मंगल देव जो है वो युति में रहेंगे और राहु को क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक बहुत केओस और इंस्टेबिलिटीज मचने वाली है। हल्द्वानी की घटना से लेकर अभी तक जितनी भी चीजें हो रही है, जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि मंगलदेव पहले लोएस्ट डिग्रीज में थे, और जैसे ही वो अब अपने अपनी डिग्री में हायर डिग्रीज में जा रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, तो फिर वो क्या चाहते हैं कि सब चीजों की एक्टिविटी जो है बढ़े, हर जगह ओवर एक्टिविटी हो, एक रेवोल्यूशन जो होता है अंदर से कि कुछ बदलने का, कुछ करने का, जो रिवोल्ट करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग हमेशा दो तरह के होंगे। अगर शनि ओवर एक्टिव है तो ये लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, और अगर मंगल ओवर एक्टिव है तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं करने के लिए। ये बहुत ही जबरदस्त लेवल का जो सेशन अभी इस वक्त जा रहा है, जो फ्लो अभी निश्चय भैया ने पूरा बांधा हुआ है। साध्वी जी ने बड़ा एक सुंदर क्वेश्चन अभी निश्चय जी को जो पूछा था, ये जो सैटर्न मार्स का कंजंक्शन जो हुआ है, हम अभी रिसेंटली जैसे निश्चय भैया ने बताया देख ही रहे, ताइवान में अभी अभी अर्थक्वेक हुआ है, रशिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो ये सारी चीजें जैसे निश्चय भैया बता रहे हैं, सैटर्न मार्स कंजंक्शन जो है और इसकी जो युति हुई है, इसके वजह से ये कुछ चीजें हम देख पा रहे हैं। और काफी ये जो वक्त है हम इसको एग्जैक्टली उसी तरीके से देख पा रहे हैं जैसे निश्चय भैया बता रहे हैं। निश्चय भैया, आपका बहुत बड़ा बड़ा एक थैंक्स और ग्रेटिट्यूड है मेरी तरफ से और हमारे सारे साधक वर्ग की तरफ से कि ओम नमः शिवाय का जो वेरिएशन आपने हमें बताया, उसके अंदर बहुत सारे किस्म के जो रहस्य लपे, जो छुपे हुए हैं, जो एक्चुअली आपने बताया कि अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो ये फायदे इसमें छुपे हुए हैं। ये सारा का सारा जो वाइब्रेशंस है, ये इसको हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय तो हम करते ही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा आपने उठाया कि हैप्पीनेस प्रोग्राम में गुरुदेव ने हमें जो दिया है, पूरा जो ज्ञान दिया हुआ है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ज्ञान, ध्यान और दान, तो इसके पीछे जो ये छुपा हुआ जो राज है, निश्चय भैया यही तो सब बता रहे हैं। मैं आप सारे डिवोटीज, हमारे जो साधक वर्ग इसको देख रहा है और जो भी इस सेशन को देखेंगे, आप सबसे अनुरोध है कि सुदर्शन क्रिया श्री श्री रविशंकर जी द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे यहाँ पे जो सुदर्शन क्रिया हम सीखते हैं, इसे आप सीखें, अपने नियरेस्ट पॉइंट
कहीं पे भी आप जाएं और इसे सीखें, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन सब तरफ होता है। आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के बाद आप एडवांस कोर्सेज कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में जैसे निश्चय भैया ने बताया कि हम जितना मौन में उतरते हैं, हमारे कुछ ग्रहों की उस किस्म की शुद्धि होती है। तो ये सारा का सारा अवेलेबल है, गुरुदेव ने हमें दे रखा है। बट मेरा सवाल ये है कि निश्चय भैया को जो इतना सारा जो ये ज्ञान पता है, क्या हम क्यों ना हम इसको सीखें। ज्योतिष के माध्यम से निश्चय भैया ने ये सारी चीजें इतनी आसानी से हमें बता दी, और गुरुदेव तो हमें ये सब कुछ दे ही रहे। बट गुरुदेव इनका भी एक विजन है कि हमारे डिवोटीज को ज्योतिष, इस विज्ञान के बारे में पता चले। खुद हमारे डिवोटीज और जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, क्यों ना एक कोशिश रहे कि ये ज्योतिष का जो ज्ञान है हम इसको सीख सके, और इसे अपने जीवन में इसी तरीके से एक गाइडेंस के तौर पर हम इसको यूज कर सके, और अपने खुद के लिए और हमारे लव्ड वंस जो भी हमारे आसपास है हम उनकी भी हेल्प कर सके। तो निश्चय भैया, मैं चाहूंगा कि ज्योतिष वास्तु एकेडमी जो है, गुरुदेव का बहुत बड़ा एक विजन है कि इसे हमें बड़े स्तर पे लेके जाना है, इसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या हम ये ज्योतिष सीख सकते हैं, प्लीज बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली गुरुदेव ने ऐसे बहुत स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत सालों से ऐसे गाइड किया है। तो शुरू में ऐसा हुआ था कि गुरुदेव के पास जैसे भैया जाते, आशुतोष भैया, तो मैंने कहा क्या रे, ये ज्ञान तो ऐसा है कि पहले घर घर में हुआ करता था, सभी लोगों को पता था इसके बारे में, कुछ बेसिक्स तो सभी लोग जानते थे, मुहूर्त देखना तो जानते थे, तो ये आज तो किसी को पता ही नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, उस विजन को लेकर पहले एक वर्कशॉप बनी थी, हर घर ज्योतिष हर घर वास्तु। तो वो जो है वर्कशॉप लेकर के ऐसे 2 घंटे की वर्कशॉप होती है। अब ये बेसिक्स कुछ हम ऐसे ही सिखाते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर गुरुदेव ने कहा कि अरे, इतने जगह पे ये नॉलेज जो है बहुत गलत तरीके से सिखाया जा रहा है। मतलब लोग, समझ लीजिए कि कई लोग तो ऐसे, कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो उपाय देते हैं, उसमें कहते हैं कि ड्रिंक अल्कोहल। मतलब इस लेवल तक का समझ लो कि है ना, वो ले जा चुके हैं इस ज्ञान को पूरी तरीके से, जस्ट अपने मतलब मॉनेटरी बेनिफिट के लिए। तो उसके लिए फिर ऐसा हुआ कि मतलब हमने 6 महीने की एक वर्कशॉप लॉन्च करी थी कि प्रिडिक्शंस का जो एस्पेक्ट है इसको बहुत क्लियरली ढंग से सिखा सकें, थोड़ी डेप्थ के साथ। तो 3 महीने हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी और 3 महीने हम फिर प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे। तो इसमें 6 महीने के अंदर इतने सालों की साधना को एक कैप्सूल फॉर्म में देते थे। हाँ, इससे ये होता है कि आप अपनी शुरुआत कर सकते हो और अपने अनुभव से और आगे पढ़ के आप आराम से सीख सकते हो। उस 6 महीने की वर्कशॉप को इसी प्रकार से हमने डिजाइन किया था कि आप प्रिडिक्शंस भी दे सकते हो, प्लस आगे की आप जो अपनी यात्रा है उसको कंटिन्यू रख सकते हो। अच्छा, फिर अब गुरुदेव ने ये नया विजन दिया हमको कि अब आपको है ना ऐसे बनाना है कि हमें जैसे टीटीपी बना करके हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं और फिर अपने साथ ही रखते हैं कि हमारे कोर्सेज दें और हमारा ही सारा प्रोग्राम जो है वो खुद ही करें। तो इसी प्रकार से हमको एक प्रोग्राम बनाना था कि हम एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनाए जो किसी एक चीज में बहुत अच्छे से ट्रेंड हो और आगे जाकर के हमारे प्लेटफॉर्म को संभाले और वहां जाके कंसल्टेशंस ले, ट्रेनिंग्स ले, सब कुछ करें, इतना ट्रेंड और क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर बने। तो इस तरीके से इस विजन को लेकर के हमने बहुत मंथन के बाद में गुरुदेव की ब्लेसिंग से फिर इस नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो 12 अप्रैल को ही लॉन्च होने वाला है। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योतिष। ये प्रोग्राम एक्चुअली 2 साल का है, 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है और हर सेमेस्टर में कुछ स्पेशलिटी है। तो पहले सेमेस्टर का पार्ट है बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना इन 6 महीनों के अंदर, और उसके साथ साथ में पर्सनालिटी एनालिसिस, रेगुलर गोचर ट्रांजिट्स और ग्रहों की पोजीशन से अपने बारे में सब कुछ जानना। सो पहले सेमेस्टर में आप अपने बारे में सब कुछ जानना सीख जाते हैं। उसके बाद में आता है जनरल प्रिडिक्शंस का एस्पेक्ट कि करियर कब सेट होगा, मैरिज कब होगी, या मैरिज को लेकर के जो डिस्टरबेंसेस है उसको देखना। ठीक है, फिर ट्रैवल लिटिगेशन यानी कोर्ट केसेस को देखना। उसके अलावा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करना, मुहूर्त जो है कौन सा समय कब किस कार्य के लिए ठीक है, इसको देखना। ये सारी की सारी चीजें अगले 6 महीने के अंदर हम
सिखाते हैं और 1 साल के अंदर आपको एक परफेक्ट जनरल एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं। अगर ये 1 साल का आपने प्रोग्राम कर लिया तो इसमें सारी चीजें आपको आ जाएगी कि आपको इससे आगे समझ लीजिए कि और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई भी जनरल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। पर अब हमने एक स्टेप और ऐड किया इसके बाद में, क्योंकि हम चाहते थे हम और परफेक्ट और बेस्ट क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजर्स। तो हमने अगले सेमेस्टर के अंदर यानी थर्ड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन रखा है। जैसे मेडिकल साइंस में भी ऐसे ही होता है कि एमबीबीएस करके उसको जनरल पूरी बॉडी को देखने का आइडिया हो जाता है, लेकिन उसके बाद में हम स्पेशलिस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर बीमारी को डील करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है। उसी तरीके से ज्योतिष में भी ऐसे ही है। जनरल वे में आप सब जान सकते हो, लेकिन आपको एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर अगले कुछ साल देने की जरूरत होती है कि जब आप पढ़ करके उसी ब्रांच में महारत हासिल कर सको। जैसे एक करियर स्पेशलिस्ट के पास में कोई सवाल है करियर का और एक जनरल एस्ट्रोलॉजर के पास है, दोनों में रात दिन का अंतर हो। वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, ज्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाएगा। इसलिए हमने स्पेशलाइजेशन रखा है। 6 फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन है: करियर, मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, लिटिगेशन, स्पिरिचुअलिटी, प्रश्न ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ। इन 6 इंपॉर्टेंट डोमेन्स में हमने स्पेशलाइजेशन रखा है, जिसमें से 3 में कोई भी व्यक्ति स्पेशलाइजेशन कर सकता है। इन 6 महीने के अंदर 3 फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन के साथ साथ में वो 2 रिसर्च क्वेश्चंस उसको दिए जाएंगे, जिसपे वो 200 चार्ट्स पे फॉर्मल रिसर्च करेंगे। और फिर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कुछ और कंसल्टेशंस कैसे लेने हैं उस सब की प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में हम उसको एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने 2 साल में क्या क्या दिया? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स और प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट उसको साउंड फर्म कर दिया, एक फील्ड में उसको स्पेशलाइजेशन करवा दी, उसके साथ साथ एक रिसर्च क्वेश्चन में और स्पेशलाइजेशन करा दी। तो अब आगे हमारे साथ ऐसा होगा, जो भी इस कोर्स को करेंगे ना, जो हमारे साथ पैनलिस्ट बनेंगे आगे, जैसे किसी ने करियर स्पेशलाइजेशन या ट्रांसफर्स में रिसर्च वर्क किया हुआ है, तो अब आगे विजन ये है गुरुदेव का, जब कोई ट्रांसफर पे क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो सीधा उसके पास में जाएगा जिसने ट्रांसफर पर रिसर्च वर्क। ठीक है, करियर के अंदर स्पेशलाइजेशन करने के अंदर ट्रांसफर पर पर्टिकुलरली जिसका रिसर्च किया है ना उसके पास में वो सवाल जाएगा। तो अब है ना, हम इतनी अच्छी क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजर्स बना रहे हैं और वही क्वालिटी की सर्विसेज भी आगे जाकर के इस डिपार्टमेंट से सब मिलने वाली है। और ये एक तरीके से बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें आप प्रोफेशनल इस ब्रांच को सीख करके आगे आप जो है मतलब अपनी बहुत अच्छी अर्निंग भी करने वाले हैं। ज्यादातर क्या होता है कि ठीक है हम सेवा तो करते ही हैं, पर इसके अंदर हमारे पास में सेवा के साथ एक एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन भी है कि कोई आकर के और बहुत अच्छे से है ना, मतलब जितना आपने अगर ये 2 साल कंप्लीट किए तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजर हो। आप कहीं पे भी जाओ, आपका जो देखने का तरीका होगा, जो आपका प्रिडिक्शन, जो आपके प्रिडिक्शन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और उसके अलावा एक फील्ड में तो आप महारथी हो ही गए, और फिर आप जब इसी पैनल को संभालोगे तो इतने लोगों की आप सेवा भी करोगे, साथ साथ आपकी अर्निंग भी होगी, दोनों चीजें शामिल है। तो हमने उसी प्रकार से इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया कि 2 साल पढ़ के बिल्कुल भी अधूरा नहीं रहे प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के अंदर। उसके अंदर डेप्थ भी है, क्योंकि कई लोग डेप्थ लेने के लिए 7 7 8 8 साल सीखते रहते हैं बड़े बड़े पाइनियर से, पर स्टिल वो प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट पे अपना होल्ड नहीं जमा पाते। कई लोग 6 6 महीने की वर्कशॉप करके प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट सीख जाते हैं, पर उनको डेप्थ बिल्कुल भी नहीं आता। वो एक सूत्र प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं, पर उसके आगे उनको समझ नहीं आता कि ये इसका क्या मतलब है, ये क्या दिखाता है। तो हमने 2 साल में ऐसा बनाया कि जहाँ डेप्थ भी मिल जाए और जहाँ उसको प्रिडिक्शंस देना भी आ जाए, प्लस वो स्पेशलिस्ट हो जाए, एक रिसर्च करना भी सीख जाए, और फिर आगे जाके हमारे साथ ही वो ट्रेनिंग और कंसल्टेशंस दोनों। तो ये एक सेवा की अपॉर्चुनिटी है, एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है, और उसके साथ साथ में इस नॉलेज को इस तरीके से सीख करके आप ऐसे बनेंगे कि जो और कहीं पे भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये 2 साल का प्रोग्राम इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ सिखाने का सिर्फ हमारे पास में है, और किधर भी नहीं है। यानी मार्स और सैटर्न दोनों की शक्ति आप दे रहे बिल्कुल। हैं। जैसे ये आपने जैसे पूछा था कि मार्स सैटर्न अगर बराबर डिग्री में कम गैप में तो संघर्ष ज्यादा होता है,
क्योंकि कभी मंगल एक्टिव होते हैं तो वो फिर अपनी एक्टिविटी के साथ दौड़ते हैं, और फिर जैसे ही शनि एक्टिव होते हैं तो वो बैठ जाते हैं। साइकिल्स के अंदर व्यक्ति ऊपर नीचे होता है उस केस में। पर यहाँ पे 2 साल बाद में वो इस सब चीजों को बैलेंस करना सीख जाएगा, अपनी लाइफ तो संवार ही लेगा, ये गारंटी है। अपनी लाइफ तो चेंज कर लेगा, पर दूसरों की लाइफ में भी वो चेंज लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि कब क्या करना ठीक है, कैसे किसी चीज को ठीक करना है, कि दशा दिशा और देवता, इन तीनों चीजों का जो कंबाइंड नॉलेज है वही ज्योतिष के अंदर है। और ज्योतिष को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है हर फील्ड से। ऐसे कई मेडिकल स्कूल्स भी हैं जो जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, वो अपने फॉर्मल मेडिकल रिसर्चेस करना चाहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। तो इसी तरीके से मतलब आगे चल के साइंटिफिक जर्नल्स में भी पब्लिश होने वाली है सब चीजें। तो हम उसी ट्रैक पे है कि ये फेथ से एक विज्ञान, विज्ञान तो है ही, मतलब लोग जान जाएंगे, साइंटिफिक कम्युनिटीज भी सब जान जाएंगे कि हाँ सच में ये वैज्ञानिक है इसी तरीके। तो जय गुरुदेव। निश्चय भैया, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हम्म, इस कोर्स में मैं खुद भी अब इनरोल करने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग कोर्स है, वाव। मतलब इसके अंदर इतनी सारे मतलब जो आपने जो चीजें एस्पेक्ट्स बताए हैं, तो मैं तो खुद ही एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो डिवोटीज अभी इस वक्त इसको देख रहे हैं, वो भी इस कोर्स के लिए इनरोल करेंगे और अपने जीवन को उस उच्च स्तर तक लेके जाएंगे कि जो ज्योतिष का विज्ञान हमारे जीवन में उस किस्म के पहलुओं को ला सकता है, ताकि हम खुद को भी जान सके, खुद की मदद कर सके और दूसरों अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सके। तो निश्चय भैया, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आजकल आप देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन का जमाना है पूरा, मतलब हम बेसिकली एक एक होता है ना कि अगर मैं आपसे ज्योतिष आता हूं और सीखता हूं एज ए स्टूडेंट, तो क्या मुझे कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है? क्या मुझे वापस अपने क्वेश्चंस को पूछने का मौका मिलता है? क्या मैं अपने टीचर्स, अपने गुरुजनों से जो ज्योतिष मुझे पढ़ाएंगे, किस किस्म का सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस कोर्स में से? बिल्कुल। इस बार तो ऐसा है कि 2 साल के लिए आपके लिए स्पेसिफिक मेंटर्स भी होंगे। ठीक है, जिनको मतलब आपको कोई ना कोई मेंटर भी अलॉट होंगे जो आपकी ट्रैक को देखेंगे कि आप सही से पढ़ रहे हो या आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। जो हमारी सीनियर स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल मेंटर करेंगे। उसके अलावा हम भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आपको जो सवाल जब आता है, हमारा कोर्स का एक फोरम होता है जहाँ पे आप सारे अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, उनका आंसर उसी टाइम पे मिलता है। इसके अलावा हमारे अलग अलग डिस्कशन फोरम्स होते हैं, जैसे डिस्कॉर्ड नाम का एक प्लेटफॉर्म है। डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको पता ही होगा कि अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, वो भी स्पेसिफिक क्वेरीज और क्वेश्चंस के लिए, जैसे ग्रहों के लिए अलग होता है वो। तो जहाँ पे आपको सवाल उठना है, आप वहीं पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको सीनियर स्टूडेंट्स भी जवाब देंगे और हम भी देंगे। तो एक तरीके से अभी सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आप सीख रहे हैं और आप अपने लेवल पे अकेले हैं और कोई और नहीं है जो आपको गाइड करे या देखे। आपका एक कंबाइंड कम्युनिटी बनेगी पूरी तरीके से, कि जो आपका ध्यान रखे और जो आपकी जर्नी में बिल्कुल आपको सपोर्ट करते रहे। तो हमारे पास में सिखाने के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जहाँ पे पूरी कम्युनिटी के साथ आपका इंटरेक्शन है। आप बिल्कुल भी लेफ्ट आउट या अकेला फील नहीं करेंगे कि मैं पीछे छूट गया, मैं अकेला हूँ, या मेरे पास में और कोई तरीका नहीं है कि कैसे मैं वापस से ट्रैक पे आऊँ। ठीक है, और कोई जल्दबाजी भी नहीं है। जैसे 2 साल का कोर्स है ना, तो हमने सेमेस्टर वाइज इसको रखा हुआ है। पहले सेमेस्टर हुआ, पहले सेमेस्टर का एग्जाम दिया, अगर आप क्लियर कर ले तो आप आगे जाओ। अगर आप नहीं क्लियर कर पाए कोई बात नहीं, आपको एक मौका और दिया जाएगा। अच्छा, आप नहीं क्लियर करते तो आपको अलग से फीस नहीं देनी, आप दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ जाओ। ठीक है, किसी को अगर 3 बार भी फर्स्ट सेमेस्टर रिपीट करना पड़े, उसको कोई अलग से पेमेंट नहीं देनी है। बस यही चीज है कि जब वो उस ज्ञान में स्थिर हो जाए, सच में वो नॉलेज उसमें एनग्रेव हो जाए, फिर वो एलिजिबल है आगे पढ़ने के लिए। तो ये एक तरीके से बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका। और ये सारा जो आप इन्वेस्ट करेंगे आगे चल के एक्चुअली आपको सारे रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा आप बिल्कुल भी लेफ्ट आउट नहीं होंगे। आपके लिए मेंटर्स हैं, आपके लिए पूरा डिस्कशन फोरम है, और हम तो हमेशा अवेलेबल, इसमें कोई doubt निश्चय भैया, क्या इसके जैसे अभी ऑनलाइन सेशंस होंगे या ऑफलाइन होंगे, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए।
हाँ, ये ऑनलाइन होगा पूरा कोर्स, क्योंकि सब अलग अलग जगहों से 2 साल के लिए एक जगह पे कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे को लेना होगा। और इसके 2 बैचेस हैं, एक हिंदी बैच है, एक इंग्लिश बैच है। अब नेशनल इंटरनेशनल की कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप हिंदी बैच में एनरोल कर सकते हैं या इंग्लिश बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, जो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। हिंदी बैच संडे को होगा, और इंग्लिश बैच जो है वो सैटरडे को होगा, इवनिंग के अंदर 8 से 10, और संडे को 2 से 4। यही 2 हमारे टाइमिंग रहेंगे, यानी कि वीक में सिर्फ एक क्लास है। इसके अलावा आपको वीक में 3-4 घंटे अलग से पूरे हफ्ते में देने, उसी चीज को पढ़ने और रिवाइज करने में, जो हमने होमवर्क दिया उसको करने में। इतना आप अगर रेगुलर करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमने इसको इतना सिंप्लीफाइड वे में हमने सिखाया है, इतना सिंप्लीफाइड वे में बनाया है कि ये सारा ज्ञान आपको धीरे धीरे करते करते कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि अलग से आपको इतना एफर्ट करना पड़ा और सब कुछ आप सीख गए। बिल्कुल। तो ये क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने है ना हर तरह के टीचिंग मॉड्यूल्स को भी टेस्ट किया है। ठीक है, कि जो टीचिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं उन सबको हमने ट्राई किया, और फिर उसके बाद में इस मॉड्यूल को बनाए। तो ये सबसे इजीएस्ट लर्निंग मॉड्यूल है जिसको हमने डिजाइन किया। निश्चय भैया, एक चीज और है कि जैसे आपने कहा ये ऑनलाइन वाले सेशंस हो गए, तो हम्म। क्या सपोज कोई अपना सेशन मिस कर देता है, कुछ हो जाता है, तो क्या हम इसे वापस देख सकते हैं? क्या हाँ वो हाँ, बिल्कुल। फैसिलिटी भी इसमें आपके अवेलेबल है? पास हमेशा 24x7 और लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी कोर्स की। ठीक है, तो जो भी क्लासेस आपने सीखी है उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ में ही रहने वाली है। आप जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट हम भी यही कहते हैं, क्लास होने के बाद एक बार क्लास को वापस देखो, भले टुकड़ों में देखो, और उसके साथ में अपने नोट्स भी आप लें। हम नोट्स इसमें नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमने हर बार अपने पहले बैचेस में हमने दे रखे हैं, और 2-3 बैचेस में नोट्स देने के बाद हमने उसमें ये पाया है कि जब हम नोट्स दे देते हैं ना तो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उनको लगता है कि अरे यही तो पढ़ाने वाले हैं, जबकि उन्हें नोट से कई गुना ज्यादा क्लासेस में मिलता है। तो इसलिए फिर हमने नोट्स देना बंद किया। फिर 3 बैचेस जो हमने बिना नोट्स के पढ़ाए थे ना, वो लोगों में बहुत ज्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स निकले थे, क्योंकि वो नोट्स खुद बनाते थे। तो इसलिए फिर हमने आप ही के लिए ताकि आपकी बेटर लर्निंग हो, हम नोट्स नहीं देते हैं। नोट्स आपको बनाने होते हैं, बट उसी में आपकी लर्निंग शामिल है। ठीक है, वीडियोस आपके पास हमेशा 24/7 लाइफ टाइम रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें उसको देख करके दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, या दोबारा आपको नोट्स बनाने आप बना सकते वैसे इस वक्त जो भी हमें जो हमारे इस वक्त जो डिवोटीज देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके कोर्स के जो भी डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन लिंक्स है, वो साध्वी करिश्मा यूट्यूब चैनल के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको हम डाल देंगे। आप वहां से इसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाकर इस कोर्स के लिए आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको वहां से रजिस्ट्रेशन में कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है, तो हम कुछ नंबर्स वहां पे आपके लिए छोड़ देंगे, जिनके ऊपर आप कॉल करके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। निश्चय भैया, ये बहुत ही अमेजिंग आपने ज्ञान बहुत बड़ा हमें दिया है आज, ग्रहों का, एनर्जीज का जो इंटरप्ले है, और ये सारा का सारा हम खुद अपने जीवन में ला सकते हैं। हम खुद भी एक ज्योतिष बन सकते हैं। इसे आप कैरियर की दृष्टि से देखें या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम खुद की मदद करें। और इस अंत से अनंत की जो यात्रा है, इसके ऊपर जाने का जो मार्ग ज्योतिष है, इस पूरे सब्जेक्ट का जो आज पूरा हमने एक्सप्लेनेशन, एक डेप्थ हमने जो देखी है, इस जर्नी को हमें कंटिन्यू करना है। गुरुदेव का विजन है कि हमारे सारे के सारे साधक वर्ग ज्योतिष के ज्ञान को प्राप्त कर ले, खुद की भी मदद कर सके, दूसरों की भी हेल्प कर सके। यही उनका विजन है। और इसे एक बड़े स्तर पे गुरुदेव देखते हैं कि इसको इस ज्योतिष लाइफ एकेडमी जो है, अपनी जो है वास्तु ज्योतिष एकेडमी जो है, इसे एक वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, कि ये एक बन जाए और जिसमें सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्योतिष को सिखाया जा सके। सारे के सारे मेथड्स और टेक्निक्स और टूल्स जो ज्योतिष में आज की तारीख में है अवेलेबल, जो सब तरफ फैले हुए हैं, उनको एक जगह पे लाया जाए। ये सबसे बड़ा यूएसपी है हमारे इस प्रोग्राम का।
तो ये सारी की सारी जो भी हमारी इतनी सारी कन्वर्सेशन हुई है, मैं आपसे वापस अनुरोध करूंगा कि जैसे निश्चय भैया ने बोला, साध्वी जी ने बोला, हम अपने जीवन में गुरुदेव के ज्ञान को लेकर आए, उनके दिए हुए ध्यान को हम अपने जीवन में लेकर आए, और जरूर हैप्पीनेस प्रोग्राम करिए, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करिए कि वो भी सुदर्शन क्रिया सीखे। देखिए, ये एक ज्योतिष का जो जो ये पूरा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी एक चर्चा है। डेफिनेटली आने वाले वक्त में साध्वी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना कीमती समय हमें दे। निश्चय भैया से, डॉक्टर निश्चय नागोरी जी जो है हमारे जो टॉप के फैकल्टी है, इन्हें भी मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसे और सेशंस हम बनाएं ताकि लोगों को ज्योतिष का ज्ञान बड़ी आसानी से मिले। आज के इस सेशन में हमने सीखा कि कैसे ओम नमः शिवाय की कुछ ऐसे वेरिएशन है जिससे हम अपने जीवन के इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों ना इस छोटे से ज्ञान को अगर आकर हम इतना अगर लाभान्वित फील कर रहे हैं, तो इस ज्ञान को पूरी तरीके से, इस विज्ञान को पूरी तरीके से हम अपने जीवन में उतारें। साध्वी जी, मैं चाहूंगा कि आप अगर कुछ कहना चाहती हैं कि इस ज्योतिष के बारे में या इस ज्योतिष के पूरे ज्ञान के बारे में, अगर आपकी कुछ अभी वक्त का थोड़ा तकाजा है हमारे पास, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें। हाँ, ज्योतिष का ज्ञान जैसे मैंने बोला ना, एक पर्सपेक्टिव, एक गहरा, जीवन में गहराई और विस्तार दोनों ही लाता है। तो ये ज्ञान अपनी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है और होना चाहिए। और ये अच्छा है जो मॉड्यूल जिस तरीके से निश्चय जी ने बताया, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और मैं तो देखा ही है, मैं बीडीएस में थी, आशुतोष जी से भी चर्चा होती, तो मुझे लगा कि हाँ, ये ज्ञान को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाने से लोगों को और समझ आएगी। एक फॉर्मल एक लर्निंग एक हमेशा अच्छी होती है। देन यू नो कि ये इसका पैरामीटर है, यहाँ तक जाना है, ये करना है। वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में इट्स ऑलवेज गुड। एंड यस, एवरीबडी शुड हैव दिस नॉलेज। सबको ये एक बेसिक ज्ञान तो मुझे लगता है ले लेना ही चाहिए। तो वेरी ब्यूटीफुल। गुरुदेव भी यही कहते ना, हमारी कहते हैं ज्योति ज्योति है, पर विजन कहाँ से आता है? ज्योतिष से आता है। ज्योतिष ना, वो स्पष्टता हमें ज्योतिष देता है। एक रोड मैप एक ज्योतिष दे सकता है। फिर हम अपने आप को मैन्यूवर कर सकते हैं। हम अपने आप को ना अपने जीवन की जो राह है उसमें से कैसे ले जाना है हमें पता चल जाएगा। इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा डिस्कशन था। और जो एस्पेक्ट जो चक्रों के साथ आपने जोड़ा, बहुत सारी जो एक नए पर्सपेक्टिव मुझे मिले। तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली वील बी हैविंग मोर सेशंस। और पर्सनली भी मैं कभी आपसे बात करूंगी। बिल्कुल। इट्स सो नाइस, है ना? बहुत अच्छा लगा समीर फॉर uh, ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। yes यस, थैंक यू सो मच। साध्वी जी का मैं खास मतलब थैंक्स और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि साध्वी जी अभी इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है अपने सेवा के कार्यों में। उनका शेड्यूल इस वक्त बहुत ही एक सेवा, वो कहते हैं ना, सेवा वरियर है। तो इस वक्त काफी सारे प्रोग्राम्स उनके चल रहे हैं। मैंने काफी अनुरोध किया, दीदी ने बिल्कुल अपने व्यस्त समय में से, जहां बड़ी मुश्किल से वो वक्त निकाल पाई इस सेशन के लिए, तो बहुत बड़ा धन्यवाद, ताकि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म ये हमें दिया, ताकि ये सारी की सारी सब्जेक्ट का हम पूरी तरीके से इसका डिस्कशन कर सके, लोगों की तरफ इसको लेकर आए। इस सब्जेक्ट को हम एक आम हमारे जो डिवोटी वर्ग है इसके सामने हम इसको लेकर आ सके, ताकि हर एक को इसका बेनिफिट मिले। तो ये जो कुछ भी हो पाया है, साथी जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म को हमारे लिए मुहैया कराया, अवेलेबल करवाया। आज उनके जो भी ये साधक वर्ग जो है हमारे, उनसे जुड़े हुए, वो इसे देखेंगे। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप शेयर करिए, साध्वी करिश्मा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, क्योंकि गुरुदेव बीच बीच में कहते हैं, आर यू अवेक? उसी तरीके से वो बेल भी हमें याद दिलाती है कि साध्वी जी के यहाँ पे जो अमेजिंग सेशंस होते हैं, वो उस तरफ वहां आपको लेके जाते हैं। खासकर निश्चय नागोरी भैया, डॉक्टर निश्चय नागोरी भैया का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही जीनियस है मेरे हिसाब से। काफी सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखते हैं, एम्स में डॉक्टर है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बड़े एक्सपर्ट हैं, और ज्योतिष के हमारे टॉप मोस्ट फैकल्टी है। ज्योतिष का ये सारा ज्ञान अगर आप सीखना चाहते हैं,
हाँ, आशुतोष चावला भैया, आप उनको जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा। वो भी आपके टीचर वहां पे आपसे जुड़ेंगे। और एडवांस लेवल में खासकर मैंने सुना है कि बड़े लेजेंडरी टीचर्स इसमें जुड़ेंगे और आपको एडवांस लेवल का जो नॉलेज मिलेगा वो बहुत ही सुपर रिफाइंड होगा। आप इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या इसको एक साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कैरियर ऑप्शन की तरफ देखें, हर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि हमारा जो साधक वर्ग है वो इस कोर्स के लिए एनरोल करे। सारे डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो हमारा सेशन अब अंत यहाँ पे होने को आ रहा है। ये वाला सेशन अभी यहाँ मैं कहूंगा अंत इसका आ चुका है। तो निश्चित नागोरी भैया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साध्वी जी, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही सुंदर ये सेशन था। बहुत जल्दी हम एक नए विषय को लेकर साध्वी करिश्मा चैनल पे वापस आपका स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव।